अध्यक्ष थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, प्रभारी अरुण जेटली को बनाया गया था कर्नाटक का। और जो बेल्लारी बंधुओं को लाने का जो डिसीजन लिया गया था, एक यूनानिमस डिसीजन वहां से लिया गया था। जो सुषमा स्वराज ने बात कही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सीधे तौर पे अरुण जेटली को टारगेट किया है इस पूरे। लेकिन राहुल, जिस तरीके से हम आपको बता दें कि बीजेपी के सामने जो है वो आला कमान के सामने, हाई कमान के सामने कर्नाटक का जो मसला है, जो मामला है, वो हमेशा से सरदर्द बना रहा है। लेकिन अब इस मामले को लेकर बीजेपी के ही एक बड़े कद के नेताओं में अब इसके जिस तरीके से मतभेद आ रहे हैं, तो बीजेपी हाईकमान के लिए ज्यादा मुश्किलें हो सकती है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है, देखिए यदि कहा जाए तो यदि पार्टी में दोनों नेताओं की यदि देखा जाए, एक लोकसभा में अपोजिशन के लीडर है और एक राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर है, तो दोनों के बीच में यदि तकरार होती है तो सीधे नुकसान कहीं ना कहीं पार्टी को ही होता है। और इसमें जो देखा जाए तो कहीं चुनाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी दोनों को मनाने में कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो सीधे तौर पे दो आला कमान इस कोशिश में ज़रूर लगा हुआ है कि किसी तरीके से इसको जो है इस पूरे के पूरे मामले को सुलझाया जा सके। और सीधे कहीं कार्यकर्ताओं में इसका एक अच्छा इमेज नहीं जाता है यदि बड़े नेता आपस में भिड़ते हैं। तो इसलिए यही कहीं देखा जाए तो दोनों के बीच में कोई ईगो क्लैश होता है तो पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। जी, लेकिन राहुल, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेड्डी बंधुओं का 2009 में जिस तरीके से झगड़ा, जो कुछ उनके बीच में जो मसला था, उस सुलझाने के लिए राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि उसके लिए उन्होंने सुषमा स्वराज की मदद भी ली थी। यानी कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज जो आरोप लगा रही है, वो सारे आरोप गलत है। नहीं, देखिए ये सबसे बड़ी बात इसमें ये देखनी जरूरी होगी कि आखिर में सुषमा स्वराज जो बात कह रही हैं, मैं पहले इसे कहता आ रहा हूँ कि 2014 में जो चुनाव लोकसभा का होने वाला है उसमें सभी देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट कौन होगा। ये दोनों नेता ऐसे हैं जो कि फ्रंट रेस में रनर हैं और इनका सीधे इनको टारगेट भी इनका यदि देखा जाए तो सीधे एक ये है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो है प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया जाए जब चुनाव हो। तो राहुल, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। इससे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। नेता विपक्ष सुषमा स्वराज जी का बयान भारतीय जनता पार्टी के उस बुनियादी हकीकत की ओर एक बार फिर से इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के मायावी येड्डी और रेड्डियों के इशारे पर नाचता है। जी हां, कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि कर्नाटक का बीजेपी जो है वो सीधे तौर पर रेड्डी और रेड्डी भाइयों के इशारे पर नाचता है। इस बारे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा। राहुल, जिस तरीके से कर्नाटक का मामला बीजेपी के लिए तो एक गले की हड्डी बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा है कि रेड्डी भाइयों के इशारे पर नाचती है बीजेपी। देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि यदि आपके घर में खुद इनफाइटिंग रहती है, आग लगी रहेगी, तो पड़ोसी और देखा जाए तो जो विपक्षी हैं, जो आपके खुद विपक्षी हैं, उनको काफ़ी हवा मिलता है इसमें। और वो सीधे तौर पे देखा जाए तो एक तरीके से जग हंसाई ही होती है। और यही कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस भी इस समय एक चुटकी लेते हुए नज़र आ रही है सीधे तौर पे, क्योंकि दो बड़े नेता आपस में इस बात को लेकर के भिड़े हुए हैं और इसका पूरा फ़ायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश में लगी हुई है। और कांग्रेस यदि देखा जाए तो पहले से ही बेल्लारी बंधुओं के ऊपर जो है टारगेट करती हुई आई है और ये कोई नई बात नहीं है। और इसीलिए इस बार भी यदि देखा जाए तो जब दोनों के बीच में इनफाइटिंग जब पार्टी के अंदर में ही अंतर्कलह देखने को मिला है तो उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। जी, लेकिन राहुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज बीजेपी अध्यक्ष गडकरी ने जो है वो सुषमा स्वराज से अरुण जेटली ने बातचीत की है, लेकिन सुषमा स्वराज ने साफ कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। लेकिन अरुण जेटली इस पूरे मामले पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कर्नाटक का मसला और भी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है।
जाहिर सी बात है, यदि देखा जाए तो यदि इस तरीके की इनफाइटिंग रहेगी तो सीधे तौर पे कर्नाटक का इशू, कर्नाटक का मसला जो है बीजेपी के लिए गले की फांस आगे में भी बन सकती है और एक सरदर्द भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पार्टी को देखना होगा कि आखिर में इस पूरे के पूरे मसले को कैसे हैंडल करती है और दोनों नेताओं के बीच में जो ईगो क्लैश है उसको जो है ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष या देखा जाए तो बड़े नेताओं को और कोशिश करनी चाहिए। जी राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हम आपको सुनाते हैं सुषमा का वो बयान जो एक मैगजीन को उन्होंने दिया था और क्या कुछ कहा कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री जिस तरह से कर्नाटक में मंत्रिमंडल को जिसमें रेड्डी भाइयों को शामिल किया गया उस पर किस तरह का बयान दिया था सुषमा स्वराज ने, आइए सुनते हैं। देखिए, इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता। अगर सच्चाई में आपको बताऊं तो सच्चाई में आज आपको बता देती हूँ, बल्लारी ब्रदर्स की पॉलिटिकल मेकिंग में मेरा इतना भी हाथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कैंपेन मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का मेरे खिलाफ चलाया गया, क्योंकि कुछ और मेरे खिलाफ मिलता नहीं है। तो एक ये चीज चिपका दो, जो पॉलिटिकल उनको चीजें मिली हैं वो येडियुरप्पा या उस समय प्रभारी थे अरुण जेटली, इन लोगों के कारण से मिली हैं। मेरा उनको देने में एक नए पैसे का भी योगदान नहीं है। जिस समय उन्हें मंत्री बनाया अरुण जेटली जी वॉज द प्रभारी, येडियुरप्पा वॉज द चीफ मिनिस्टर, वेंकैया जी, अनंत कुमार वर सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी। जो भी डिस्कशन हुआ वो इनसे हुआ और उन्होंने अपने आप बनाया, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। राइदर आई वाज अपोज्ड के 3 लोगों को एक घर में मंत्री नहीं बनाना चाहिए, लेकिन उनकी अपनी कोई मजबूरी थी जो उन्होंने बनाया। वो फोटो भी उस दिन की है, वो जो फोटो चला चला के दिखा रहे हैं दैट आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ बल्लारी ब्रदर्स, आई एम द संरक्षक ऑफ बल्लारी ब्रदर्स। और ये सारी बातें सारे लोगों को मालूम है। ना मेरा उनके व्यापार से कोई लेना देना है, ना मेरा उनके व्यवसाय से कोई लेना, मेरा उनका राजनीतिक मेकिंग से कोई लेना देना है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे ब्लैक मनी मामले पर टापुरिया का खुलासा। रेड्डी बंधुओं को लेकर सुषमा और जेटली में ठनी, बीच बचाव में उतरी हाईकमान, कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व पर साधा निशाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने पकड़ा जोर, योजना आयोग के सामने नीतीश रखेंगे अपनी बात। भड़काऊ भाषण देने के मामले में संजय दत्त की बड़ी मुश्किलें, मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शुंगलू रिपोर्ट पर शीला दीक्षित ने गृह मंत्रालय को सौंपा जवाब, कयासों पर की गई जांच बताकर रिपोर्ट को किया खारिज। और फलस्तीनियों को मिली बड़ी राहत, मिस्र ने हटाई रफाह सीमा पर लगी पाबंदी, इजराइल ने जताया एतराज। देश के सबसे बड़े टैक्स चोर और काले धन मामले के आरोपी हसन अली के सहयोगी काशीनाथ टापुरिया ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। कोलकाता के व्यापारी टापुरिया ने काले धन मामले पर कई बड़े नेताओं के नाम लिए हैं। टापुरिया ने कहा है कि कई नेता हवाले के जरिए अपना काला धन विदेश भेजते रहे हैं। ईडी की तरफ से की जा रही पूछताछ में टापुरिया ने पूर्व कांग्रेसी नेता सुरेश कलमाड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी और समाजवादी पार्टी से निकाली गई जया प्रदा का भी नाम लिया है। टापुरिया ने ईडी को बताया कि इन नेताओं के हसन अली से काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। टापुरिया के मुताबिक अब्बास नकवी नाम का एक शख्स है जो हवाला ट्रांजैक्शन का मास्टरमाइंड है। उसने करीब 1.5 करोड़ का एक हार हसन अली को दिया था। माना जा रहा है कि वो हार केंद्र में किसी बड़े नेता को दिया जाना था। टापुरिया के इस खुलासे ने राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचाकर रख दिया है। वहीं कांग्रेसी लीडर रेणुका चौधरी ने जो है वो टापुरिया के दावे को खारिज कर दिया है। हम आपको बता दें कि टापुरिया ने दावा किया है कि हसन अली रेणुका चौधरी के और इसके अलावा कई नेताओं के हसन अली से काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन रेणुका चौधरी ने टापुरिया के इन दावों को आज खारिज कर दिया है।
बात करते हैं बिहार की। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। इस बाबत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना आयोग द्वारा बुलाई गई राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये बात उठाएंगे। ये बैठक 30 और 31 मई को दिल्ली में होने जा रही है। विशेष राज्य की मांग को लेकर नीतीश ने पटना से एक हस्ताक्षर अभियान रथ को भी रवाना किया है, जो राज्य भर में घूमकर जन जागरण का काम करेगा। नीतीश के मुताबिक विशेष राज्य का दर्जा बिहार की जनता की मांग है और हस्ताक्षर रथ गांव-गांव जाकर लोगों में जन जागरण फैलाएगा। उन्होंने कहा है कि इसी मामले से संबंधी एक प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में पहले ही पारित किया जा चुका है, लेकिन आखिरी फैसला केंद्र सरकार को ही करना है। बात करते हैं शुंगलू कमेटी की। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले की जांच के लिए गठित शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को अपना जवाब भेज दिया है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इस बात की जानकारी दी है। 1000 पन्नों के इस जवाब में दिल्ली सरकार ने शुंगलू समिति के आरोपों को कयास बताकर खारिज किया है। गौरतलब है कि खेलों के दौरान हुई अनियमितताओं के लिए शुंगलू समिति की रिपोर्ट में PWD जैसे विभागों के अलावा शीला दीक्षित को भी जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की सभी मंत्रालयों को हिदायत दी है। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि वो इस रिपोर्ट को दबाने के बजाय सामने आने वाले सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करे। इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने ठेकों में अनियमितताओं को लेकर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए खेल मंत्रालय को सलाह दी थी कि वो CBI और प्रवर्तन निदेशालय से इस मामले की जाँच कराए। और आज जो है वो इस मामले की रिपोर्ट पर जो है वो दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को अपना जवाब सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजरुल बारी। शुंगलू कमेटी पिछले दिनों शीला वो अपनों के ही निशाने पर थी और उसके बाद आज दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है, जवाब सौंपा है रिपोर्ट का। क्या कुछ खास है इस जवाब में? बिल्कुल सहल, अगर देखा जाए 1000 पेजेस का जो ये पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें सीधे तौर पर जो बातें रखी गई थी, जिस तरह से शीला सरकार को कटघरे में शुंगलू कमेटी ने खड़ा किया था, इसके PWD को जो सवालात खड़े किए गए थे, तो वो तमाम के तमाम जो आरोप थे उसको सीधे तौर पर उन्होंने खारिज करते हुए अनुमान और लगाए गए हैं। इस वजह से खारिज कर दिया था। हालांकि 3 की को देखा और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को बात यह है कि वो प्रधानमंत्री जो अपनी छवि को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस अपने आप को भ्रष्टाचारियों से अलग दिखाने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके शीला दीक्षित ने जिस तरह से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए अपनी अलग से रिपोर्ट सबमिट की है, वो कहीं ना कहीं अब एक टकराव की स्थिति पैदा करती हुई नजर आती है। साल लेकिन अंजा, जिस तरीके से PM की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से रिपोर्ट ये कमेटी बनाई गई थी शुंगलू कमेटी, और इस प्रधानमंत्री की तरफ से जो गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट को जो खारिज किया दिल्ली सरकार ने, कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ हुकूमत जिस तरह से सरकार जिस तरीके से बातें कर रही है, इसके अलावा हम अगर बात करें अंजर, जिस सौंपी गई और प्रधानमंत्री का एक बयान दिया जाया कि इस पूरे मामले को लेकर इस रिपोर्ट को दबाया ना जाए, तो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के पिछले दिनों जिस तरीके से शीला दीक्षित सरकार ने जिस तरीके से इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, उसी को लेकर प्रधानमंत्री का यह बयान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इस तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ये तमाम इंडिकेशंस को देखते हुए ये कहा था कि जो भी मंत्रालय या जो भी डिपार्टमेंट है वो अपने तौर पर तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी कार्रवाई को करें, किसी दबाव में आने की उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस से शीला दीक्षित ने इस पूरे मामले पर, हम आपको बताएं कि जिस तरह से शीला दीक्षित ने इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट को खारिज किया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। साहिल जी अंजर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, पूरी तरीके से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से शीला दीक्षित अपनों के ही निशाने पर थी और अब जो है वो इस बारे में दिल्ली सरकार ने अपना जवाब गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। बात करते हैं शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सचिन तेंदुलकर पर एक बार फिर से निशाना साधा है। एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में बाल ठाकरे ने कहा है कि सचिन देश के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए खेलते हैं।
उन्होंने कहा है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि सचिन सिर्फ देश के लिए खेलते हों। ठाकरे ने सचिन के उस बयान की भी कड़ी निंदा की है जिसमें सचिन ने कहा था कि मुंबई पूरे देश की है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो मुंबई के लिए तब से संघर्ष कर रहे हैं जब सचिन पैदा भी नहीं हुए थे। वहीं बाल ठाकरे ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर कहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा है कि वैचारिक रूप से वो बीजेपी के नई पीढ़ी के इतने करीब नहीं है जितने वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के करीब थे। दूसरी तरफ हेडली के खुलासे पर बाल ठाकरे ने कहा है कि वो किसी भी आतंकी संगठन से नहीं डरते हैं। गौरतलब है कि मुंबई हमले मामले में सह आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने खुलासा किया था कि आईएसआई शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की हत्या करवाना चाहती थी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे मुन्ना भाई के खिलाफ एक बार फिर जारी हुआ गैर जमानती वारंट। रेड्डी बंधुओं को लेकर सुषमा और जेटली में ठनी, बीच बचाव में उतरी हाईकमान। कांग्रेस ने बीजेपी नेतृत्व पर साधा निशाना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग ने पकड़ा जोर, योजना आयोग के सामने नीतीश रखेंगे अपनी बात। भड़काऊ भाषण देने के मामले में संजय दत्त की बड़ी मुश्किलें, मऊ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। शुंगलू रिपोर्ट पर शीला दीक्षित ने गृह मंत्रालय को सौंपा जवाब, कयासों पर की गई जांच बताकर रिपोर्ट को किया था खारिज। और फलस्तीनियों को मिली बड़ी राहत, मिस्र ने हटाई रफाह सीमा पर लगी पाबंदी, इजराइल ने जताया एतराज। बात करते हैं अफगानिस्तान की। इंटरपोल ने अफगानिस्तान की जेल तोड़कर भागे 417 भगोड़ों के लिए दुनिया भर में चेतावनी जारी कर दी है, जिसमें तालिबानी आतंकवादी भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने कहा है कि इसने भगोड़ों के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया है जो कंधार के